हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास 7 साइंस का है ध्वनि यानी कि साउंड। हम आप जानते हैं, देखे हैं, सुनते हैं कि विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हमारे आसपास सुनाई देती हैं, जैसे चिड़ियों का चहचहाना, सड़क पर गाड़ियों के हॉर्न बजना, यानी कि विभिन्न प्रकार की आवाज़ों को हम सुनते हैं और उन्हें हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि एक विशेष प्रकार से कंपन के द्वारा उत्पन्न होता है जो हमें या हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें सुनाई देती है। तो ध्वनि क्या है, साउंड क्या है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विभिन्न प्रकार के उत्पन्न सजीवों तथा निर्जीवों, यानी कि सजीव हो चाहे निर्जीवों द्वारा उत्पन्न अनेक प्रकार की आवाज़ को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? हम आप जानते हैं कि वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण से उत्पन्न होती है? कंपन के कारण से उत्पन्न होती है। और विभिन्न वाद्य यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न करने के उपाय, यानी कि विभिन्न वाद्य यंत्र जो होते हैं, जैसे हम सब लोग देखते हैं, ढोलक है, मंजीरा है, सितार है, गिटार है, तबला है, यानी कि विभिन्न प्रकार के बांसुरी है, उसमें जो ध्वनि उत्पन्न किया जाता है उनमें अलग अलग प्रकार से ध्वनियों का उत्पन्न करने की व्यवस्थाएं होती। जैसे ढोलक, तबला, मृदंग आदि वाद्य यंत्रों को लगे चमड़े पर क्या करते हैं? हाथ से देखेंगे पीटा जाता है। पीटने के बाद जो क्या होता है, चमड़ों को, डायफ्राम को क्या किया जाता है? आघात करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। आघात करके यानी कि उनको चोट किया जाता है, तब उसमें आवाज़ उत्पन्न होती है। इसी तरह गिटार है, सितार है, वायलिन आदि पर क्या करते हैं? कोई चीज़ देखते होंगे धातु का या उंगली से लगे हुए तारों को हल्के से खींचकर छोड़ने अथवा उन पर किसी धात से तार या टुकड़े को रगड़ने से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से आप देखते होंगे बांसुरी है, बीन है, शहनाई है आदि को बजाने के लिए क्या करते हैं? फूंक मारते हैं। क्या करते हैं? फूंक मार करके ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के यंत्रों में विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा, माध्यम के द्वारा ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। फिर आता है वस्तुओं का विभिन्न वाद्य यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न करने की 4 विधियां हैं। कौन कौन सी 4 विधियां हैं? अभी आपको बताया गया आघात के द्वारा होता है। दूसरा है तारों को खींच करके छोड़ने से, रगड़ने से और फूंक मारने से, यानी कि विभिन्न प्रकार से आवाज़ उत्पन्न किया जाता है। फिर इसके बाद आता है कि कंपन एवं तरंगे क्या होती हैं। कंपन क्या है, तरंगे क्या है? ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? कंपन से उत्पन्न होती तथा तरंग के रूप में चलती है, यानी कि कंपन के रूप में उत्पन्न होती हैं और तरंग के रूप में चलती हैं। किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को तरंगत कहते हैं। विक्षोभ का मतलब क्या होता है? एक तारतम्य में चलना। तरंगे मुख्यतः 2 प्रकार की होती। तरंगे कितनी प्रकार की होती? 2 प्रकार की होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे तथा अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती हैं? इसमें कंपन की दिशा गति की दिशा के अनुदिश होती है। जैसे केचुए की गति। केचुए की गति देखे होंगे कि चलता है तो अपने आप को सिकुड़ता, फैलाता, सिकुड़ता और फैलाता है। इसी प्रकार से अनुदैर्घ्य तरंगे क्या हो गई कि इसमें कंपन की दिशा गति की दिशा के अनुदिश होती है, जैसे केचुए की गति। अनुदैर्घ्य तरंग क्या है? अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग हो गई। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? इसमें कंपन की दिशा गति की दिशा के लंबवत होती। कैसी होती है? लंबवत होती है। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? इसमें कंपन की दिशा गति की दिशा के लंबवत होती है, जैसे ऊंट पर बैठे व्यक्ति की गति। आप ऊंट के बैठे हुए व्यक्ति को देखे होंगे या कभी देखिएगा, जब ऊंट चलता है तो क्या होता है? हिलता रहता है। वो पैर जैसे रखता है आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे तरफ। इस प्रकार से ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। फिर इसके बाद आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है? कंपन करने वाली वस्तु द्वारा, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि आवर्तकाल क्या है? कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। लगे समय क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। फिर आता है आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? कि प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या, यानी कि प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को
उस संख्या की आवृत्ति कहते हैं। उस संख्या क्या कहते हैं? आवृत्ति कहलाती है। और इसका यसाई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। फिर इसके बाद आता आयाम। आयाम क्या है? आयाम क्या है कि कंपन करती हुई वस्तु, यानी कि कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। यानी कोई भी कंपन करती हुई वस्तु हो, वस्तु की अधिकतम जो विस्थापन होगी वह उसका आयाम कहलाता है। जो विस्थापन होगी वो उसका क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी है कि ध्वनि की प्रबलता एवं तारत्व क्या है? ध्वनि की प्रबलता एवं तारत्व हम जानते हैं कि जितनी तेज आवाज़ होती है या जो चहचहाहट की आवाज़ होती है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में, आदमी में या व्यक्तियों में जो ध्वनि की गुणवत्ता होती है आकाश में चमकने का, उसके हिसाब से प्रबलता एवं तारत्व का गुण होता है। दिया हुआ है कि प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि तीव्र अथवा मंद सुनाई देती है। यानी कि जो प्रबलता होती है उसके अनुसार ध्वनि को क्या है, तीव्र है अथवा मंद गति में है, उससे हमें पता लगता है। ध्वनि की प्रबलता यानी कि जो ध्वनि की प्रबलता है कंपन के आयाम के पर निर्भर करती, कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी वस्तु में उत्पन्न कंपनों का आयाम क्या होगा? अधिक होता है, तो उत्पन्न कंपनों की प्रबलता भी अधिक होती। यानी कि जब उत्पन्न कंपन होते हैं इनकी प्रबलता अधिक होगी तो क्या होगा? प्रबलता भी अधिक होती है। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा हम मोटी यानी कि भारी अथवा यानी कि वह पतली यानी कि तीखी ध्वनि में अंतर कर सकते हैं। यानी कि सुरीली है, पतली है या मोटी आवाज़ है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति, उच्च तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाले ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है। यानी कि जो उच्च और निम्न तारत्व होते हैं उनकी आवृत्ति निम्न होती है। कैसे? ध्वनि के प्रकार, यानी कि ध्वनि के प्रकार के रूप में इसे विभाजित किया जा सकता है कि ध्वनि का विभाजन ध्वनि के अवलक्षणों यानी कि प्रबलता, तारत्व के गुण के आधार पर या आवृत्ति मतलब क्या हो गया? अपश्रव्य, श्रव्य तथा प्राश्रव्य के आधार पर किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। प्रबल ध्वनि, प्रबल का मतलब हो गया लाउड यानी कि तेज, तथा मंद ध्वनि यानी कि वीक, यानी कि जो वीक होते हैं उनका ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की जो प्रबलता होती है व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रबल है अथवा मंद है। जैसे कागज पलटने से ध्वनि क्या होगी? एकदम मंद होगी। कागज के पलटने से उत्पन्न ध्वनि क्या होगी? मंद है। और लाउड स्पीकर की ध्वनि क्या होती है? प्रबल होती है। तथा बादलों की गड़गड़ाहट क्या होती है? अति प्रबल होती है। यानी कि जो बादल की गड़गड़ाहट होती है वो बहुत उच्च होती है, इस प्रकार से अधिक प्रबलता होती है। फिर इसके बाद आता है कि मोटी ग्रेव तथा पतली सिरिल ध्वनि कैसी होती है? मोटी ध्वनि की तारत यानी कि पीच व्यक्त करता है कि मोटी है या पतली है। जो मोटी है या पतली है या ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो ध्वनि की आवृत्ति होती है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। जैसे बिल्ली की आवाज़, जो बिल्ली की आवाज़ की आवृत्ति क्या होती है? इसकी तारत क्या होता है? पतली होती है। इसी प्रकार कुत्ते के भौंकने की आवृत्ति क्या होती है? तेज होती है। यानी कि आवृत्ति क्या होती है? तारत से अधिक होती है, इसलिए क्या होती है? मोटी होती है। फिर इसके बाद आता है प्रिय यानी प्लेजेंट अथवा अप्रिय अनप्लेजेंट ध्वनि कैसी होती है? कि ध्वनि की गुणवत्ता यानी कि जो क्वालिटी व्यक्त करती है कि ध्वनि प्रिय है या अप्रिय है। ध्वनि की आवृत्ति के आधार पर निम्न प्रकार है, यानी कि निम्न है। जैसे हम जानते हैं ध्वनि की आवृत्ति के आधार पर क्या होगा? अपश्रव्य ध्वनि होंगी, श्रव्य ध्वनियाँ हैं और पराश्रव्य ध्वनियाँ हैं। फिर आता है अपश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि को कहा जाता है इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड जो होता है या 20 कंपन यानी कि 20 कंपन प्रति सेकेंड या 20 हर्ट्ज, 20
कंपन प्रति सेकंड या 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को ध्वनि को आश्रव ध्वनि कहते हैं। ध्वनि तरंगे होती, इन्हें क्या कहेंगे? आश्रव तरंगे कहेंगे। आश्रव तरंगे होती हैं, इसे मनुष्य सुन नहीं सकता, इसे मनुष्य सुन नहीं सकता। कुछ जानवर या कुछ विशेष प्रकार के जैसे जंतु हैं वो सुनते हैं, जैसे किंतु कुछ जंतु जैसे हाथी और कबूतर आदि आश्रव ध्वनियों को क्या करते हैं? सुन लेते हैं। आश्रव ध्वनियाँ क्या हुई? बताया गया कि जो 20 कंपन प्रति सेकंड या 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की होती हैं उन्हें आश्रव ध्वनि कहते हैं। ये कौन सुन सकता है? इसमें कुछ जंतु हैं जैसे हाथी है और कबूतर हैं आदि आश्रव ध्वनियों को सुन सकते हैं। फिर इसके बाद आता है श्रव्य ध्वनियाँ। श्रव्य ध्वनियाँ, श्रव्य ध्वनियाँ मतलब है एडिबल साउंड। ये एडिबल साउंड जो होता है इसे मनुष्य सुन सकता है, ये मनुष्य सुन सकता है और इसकी आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती। कितना होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं। श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं जिससे मनुष्य आसानी से सुन लेता है। इसे श्रेष्ठता परास कहते हैं, इसे श्रेष्ठता परास कहते हैं। इन ध्वनि तरंगों को मनुष्य सुन सकता है, कान स्पष्ट सुन सकते हैं और इससे ज़्यादा की कंपन यानी ध्वनि होने पर या आवृत्ति होने पर मनुष्य सुन नहीं सकता है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हम सब लोग देखते हैं कि पराश्रव ध्वनियाँ क्या है। पराश्रव ध्वनियाँ वो ध्वनियाँ होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है, इन्हें पराश्रव ध्वनियाँ कहते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है। इस ध्वनि को क्या होता है कि मनुष्य नहीं सुन सकता है, लेकिन कुछ जंतु हैं, यानी कि कुछ जंतु हैं जो इन्हें सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता है, चमगादड़ है, डॉल्फिन मछली है, पराश्रव ध्वनि को सुन सकती हैं। फिर इसके बाद आता है ध्वनि का संचरण, यानी कि ध्वनि का संचरण यानी कि माध्यम होना आवश्यक है। जब तक माध्यम नहीं होगा तब तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुनाई नहीं दे सकता है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम यानी कि ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता, यानी कि जो ध्वनि है जहाँ पर निर्वात होगा वहाँ पर नहीं होता है। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है। फिर आता है कि ध्वनि का संचरण यानी कि ध्वनि की चाल ठोसों में सर्वाधिक होती है। जो ठोस होते हैं उनमें सर्वाधिक होती है। अब इसी के माध्यम से हम देखते हैं कि ठोस में ध्वनि का संचरण यानी कि ठोस जो है उसमें ध्वनि का संचरण कैसे सबसे अधिक होता है। आप देखिए यहाँ पर एक मेज बनाया हुआ है कि जो मेज है इस मेज में अगर हम इस कोने पर कीला ठोकें, इस कीले को ठोके तो यहाँ पर कान अगर लगाएं तो इस जगह कान में आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। फिर इसी प्रकार से ध्वनि के संचरण का ठोस में होता है, यानी कि ध्वनि का संचरण ठोस में होता है। इससे स्पष्ट है कि ध्वनि का संचरण ठोस में होता है। फिर इसके बाद आता है कि ध्वनि का संचरण द्रव में। द्रव में क्या करें कि जैसे हम बाहर लेकर के 2 पत्थर लेते हैं, उसको रगड़े, उन पत्थर को रगड़ने के बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ हवा निकलती रहती है। इसी प्रकार से कोई डिब्बा या बाल्टी ले लें, बाल्टी और डिब्बे में क्या करें, उन दोनों पत्थरों को लेकर के हम रगड़े और कान लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ आवाज़ सुनाई पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से ध्वनि का संचरण द्रव यानी कि पानी में भी होता है। इसी प्रकार से आता कि वायु में ध्वनि का संचरण। वायु में ध्वनि का संचरण जो हम आपको सुनाई देता है तो वहाँ वायु होती है, कोई हमको आवाज़ दे रहा है या कहीं कोई चीज़ टूटी फाटी या कहीं पर कोई आवाज़ हुई जो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या है, वायु में ध्वनि का संचरण भी होता है। तो जब कोई वस्तु वायु में कंपन करती है तो सबसे पहले वो अपने निकट के वायु में क्या करती है, जो छोटे छोटे कण होते हैं वायु में उनमें जाकर के कंपन उत्पन्न कर देती है। जो कंपन उत्पन्न हो जाता है तो ये कण क्या करते हैं, आगे के कणों को भी कंपित कर देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि इस प्रकार आपके कान के समीप की कण जो होते हैं उनमें भी कंपन होने लगता है और इस प्रकार से आपको ध्वनि सुनाई पड़ती है, सुनाई देती है। फिर इसके बाद आता है ध्वनि का परावर्तन, यानी जैसे हम पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, उसी प्रकार से ध्वनि में भी परावर्तन होता है। कहीं से ध्वनि टकराती है, टकराने के बाद फिर हमें सुनाई पड़ती है। इसी प्रकार से किसी भी माध्यम में ध्वनि को टकरा करके वापस आने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रकार से प्रकाश में भी परावर्तन होता है।
हम पढ़ चुके हैं कि परावर्तन यानी कि साइन आई बट्टे साइन आर, यानी कि जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा इतना ये होगा। इस प्रकार से हम ध्वनि के परावर्तन को भी स्पष्ट करेंगे, समझेंगे। किसी माध्यम से टकराकर ध्वनि का पुनः उसी माध्यम में वापस होना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ध्वनि का परावर्तन कहलाता है किसी माध्यम, यानी किसी माध्यम का मतलब क्या है, कहीं कोई लकड़ी होगी, ठोस होगा, कण होंगे, यानी कोई न कोई माध्यम होगा। किसी माध्यम से टकराकर ध्वनि का पुनः उसी माध्यम से वापस होना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। फिर आता है कि प्रकाश की भांति, जैसे प्रकाश में अभी बताया कि प्रकाश की भांति भी ध्वनि में परावर्तन होता है। ध्वनि भी प्रकाश की तरह परावर्तन के नियमों का पालन करती है, यानी कि जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन किसी नियम का पालन करती है, उसी प्रकार से प्रकाश भी परावर्तन के नियमों का पालन करती है। फिर इसके बाद आता है कि जैसे यहाँ पर देखिए एक चिकनी लकड़ी लिया गया, यहाँ पर एक घड़ी लगाया गया, ये जो है थर्माकोल के गत्ते के खोल यानी कि होल बना करके एक पाइप लगाई गई है, दूसरी पाइप इधर लगाई गई है। हमारे घड़ी यहाँ पर चल रही, टिक टिक की आवाज़ कर रही है, और यहाँ पर हमारा कान लगा हुआ है। इस कान को गत्ते का जो खोखला बेलनाकार आकार है, इसके माध्यम से क्या होगा, हमारे कान तक आवाज़ जाएगी। तो इसे लकड़ी का एक पर्दा लगा दिया गया है कि जिससे इधर की आवाज़ इधर रहे और इधर की आवाज़ इधर रहे। इससे स्पष्ट होता है कि ध्वनि भी परावर्तन के नियमों का पालन करती है। फिर इसके बाद आता है नोट, यानी कि नोट में क्या दिया हुआ है कि सभी पदार्थों से ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता है। हम आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, तो उसमें क्या होता है, सभी पदार्थों में ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता है। फिर इसके बाद आता है धातुएं ध्वनि की अच्छी परावर्तक है, यानी कि जो धातुएं होती हैं वो ध्वनि की अच्छा परावर्तक होती हैं। फिर इसके बाद आता है थर्मोकोल, कार्क, कपड़ा आदि ध्वनि के अवशोषक है, यानी कि आदि क्या है, ध्वनि के अवशोषक। जैसे आप अपने कान में कहीं बहुत तेज आवाज़ होती है, डीजे बज रहा है या कहीं पर कुछ भी है, तो हम अपने कान को क्या करते हैं, रुई लगा लेते हैं, उंगली लगा लेते हैं, तो हमें आवाज़ सुनाई देती है, नहीं सुनाई देती। इसी प्रकार से कहा गया थर्मोकोल हो, कार्क हो, कपड़ा आदि ध्वनि के अवशोषक होते हैं। क्या होते हैं, अवशोषक होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि प्रतिध्वनि क्या है। प्रतिध्वनि जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में इको। प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है, जब हम किसी पहाड़ी पर या पहाड़ी के आसपास आवाज़ करते हैं तो वो आवाज़ हमें पुनः सुनाई देती है, इसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हॉल में चिल्लाने पर हमें वही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी कि जब हम किसी बड़े हॉल में या किसी पहाड़ के सामने आवाज़ करते तो वो आवाज़ हमें पुनः सुनाई देती है, इस ध्वनि को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि के किसके कारण से होता है, यह ध्वनि के परावर्तन के कारण से होता है। या किसके कारण से होता है, ध्वनि के परावर्तन के कारण से होता है। फिर इसके बाद आता है गूंज, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन यानी कि जो गूंज होती है, गूंज का मतलब क्या होता है, जब हम किसी उचित परावर्तक तल यानी घाटी हो, ऊंची इमारत के सामने ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऊंची इमारत के सामने ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ध्वनि स्रोत को बंद कर देने के बाद परावर्तक तल से बार बार परावर्तित होते। बार बार का मतलब होता है कि जैसे प्रतिध्वनि में अभी हमने क्या पढ़ा कि जब हम आवाज़ करते हैं तो वो आवाज़ हमें पुनः सुनाई देती है, एक बार ख़त्म हो जाती है। लेकिन गूंज में क्या होता है, जब किसी आवाज़ को हम करते हैं तो वो आवाज़ क्या होती है, बार बार सुनाई देती है। बार बार परावर्तित होने से ध्वनि का प्रभाव कान पर काफ़ी समय तक पड़ता है, इसे क्या कहते हैं, गूंज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गूंज कहते हैं। किसी उचित परावर्तक तल घाटी ऊंची इमारत के सामने ध्वनि उत्पन्न करने के बाद ध्वनि स्रोत को बंद कर देने पर परावर्तक तल से बार बार परावर्तित होने के ध्वनि का प्रभाव कान पर काफ़ी समय तक बना रहता है। ध्वनि के इस दीर्घीकरण यानी कि प्रोलोगेशन के गूंज या अनुकरण कहते हैं। प्रोलोगेशन को गूंज या अनुकरण कहते हैं। प्रतिध्वनि में परावर्तन केवल एक बार होता है। अभी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रतिध्वनि जो होता है, ध्वनि में परावर्तन सिर्फ एक बार होता है, लेकिन गूंज में क्या होता है, या बार बार होता है। गूंज में क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है, तो गूंज और परावर्तन
प्रतिध्वनि। फिर इसके बाद आता है कि प्रतिध्वनि के उपयोग, यानी कि जो प्रतिध्वनि है इसका क्या उपयोग है। प्रतिध्वनि के विभिन्न उपयोग हैं, जैसे जब स्थिति यानी कि जल में स्थित वस्तुओं की गहराई ज्ञात करना। जो जल है यानी कि समुद्र है या नदी है या किसी में क्या है उसकी गहराई ज्ञात करना होता है तो प्रतिध्वनि का उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है चमगादड़ द्वारा अवरोधों से बचने, यानी कि जो चमगादड़ होता है वो आवाज़ करता रहता है, उसको आभास हो जाता है तो उसे बचने के लिए करता है। इसी प्रकार से कीटों द्वारा भोजन की खोज में, यानी कि कुछ कीट होते हैं जो भोजन की खोज के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है समुद्र में पनडुब्बी की स्थिति ज्ञात करने में, यानी कि जो प्रतिध्वनि होता है इसको समुद्र में पनडुब्बी जो होती है उसकी स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। फिर इसके बाद आता है समुद्र में मछलियों के झुंड, यानी कि सैस की स्थिति ज्ञात करने में जो समुद्र है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि तथा उनका श्रवण, यानी कि जो मनुष्य होता है वो बोलता कैसा है और सुनता कैसा है। हम आप देखते हैं जानते हैं कि हमारे कान की जो बनावट होती है, जो हमारा कंठ यानी कि मुंह होता है, हम कंठ यानी कि गले से अपने आवाज़ को निकालते हैं, बोलते हैं, और जो हमारे कान की बनावट होती है, जो वातावरण में कंपन होता है, कंपन के द्वारा हमारे कान में टकराता है, टकराने के बाद वो आवाज़ हमें क्या होती है, सुनाई देती है। मनुष्यों में ध्वनि वाक् यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा होता है, वाक् यंत्र या कंठ के द्वारा उत्पन्न होता है। मनुष्य अपनी जिस ज्ञानेंद्रिय द्वारा ध्वनि सुनता है उसे क्या कहते हैं, कान कहते हैं। क्या कहते हैं, और कान की विशेष प्रकार की बनावट होती है जिसके द्वारा हमें सुनाई पड़ता है। फिर इसके बाद आता है सुस्वर या शोर, म्यूजिकल अथवा नॉइज, यानी कि म्यूजिकल क्या है, म्यूजिकल का मतलब होता है कि कोई भी आवाज़, कोई भी स्वर को कुछ अंतराल बाद सुनाई देता है, उसे नियमित एवं आवर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि को कान पर मधुर प्रभाव डालती है, कान पर मधुर प्रभाव डालती सुस्वर कहलाती, सुस्वर या म्यूजिकल कहलाती है। जैसे कोयल की कूक होती है, बीड़ा होती है, बांसुरी होती है, इसकी आवाज़ क्या होती है, नियमित होती है और आवर्ती कंपन होता है। इसके बाद होता है शोर। शोर किसे कहते हैं, अनियंत्रित, यानी कि अनियमित एवं अनावर्ती, अनियमित एवं अनावर्ती कंपनों से उत्पन्न ध्वनि को जो कान पर क्या करता है, कर्कश, कान को दर्द पैदा कर देता है, प्रभाव डालती है, शोर कहलाती है। जैसे हम देखते हैं कि उच्च स्वर से बातें करने पर, लाउड स्पीकर के तेज आवाज़ करने पर या बजने पर, मच्छरों की भिनभिनाहट पर, इस प्रकार की गाड़ियों की बहुत तेज आवाज़ पर इस प्रकार के शोर सुनाई देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। फिर आता है कि शोर हानिकारक प्रभाव तथा नियंत्रण, यानी कि जो शोर होता है ये हमारे लिए हानिकारक और इसका नियंत्रण हम कैसे करें। शादी विवाह हो या गाड़ियां हैं, इनसे बचने के लिए हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, ये हमारे शरीर को या हमारे सर को क्या करता है, सर दर्द करने लगता है, माइग्रेशन हो जाता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां, हार्ट अटैक भी हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, गाड़ियों में ध्वनि प्रदूषक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए जिससे कम से कम आवाज़ बाहर निकले, प्रदूषण कम हो। इस प्रकार से शोर को हानिकारक प्रभाव से नियंत्रण किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है कि जो ध्वनि है, ध्वनि की वायु में चाल कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। आज का लेक्चर यहीं तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी।